आज हम इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्या है या बेस क्या है, उसको कंसेप्ट को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले इनसाइडेड इंडियन थिकर, मतलब इंडियन थिकर का क्या व्यूज है उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। और सेकंड है वेस्टर्न थिकर। वेस्टर्न थिकर ने किस बारे में, इस बारे में क्या डिटेल किया है उसके बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन थिकर। इंडियन थिकर के अनुसार कौटिल्य ने कहा है कि जो इंडियन थिकर हैं उन्होंने इसमें इकोनॉमिक्स में आर्थिक व्यवस्था के बारे में जो कौटिल्य का विचार है उनके अनुसार चित्र जो चाणक्य की बहुत अपने इंडियन में चाणक्य नीति का बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया चित्रगुप्त मौर्य के काल से, वही चाणक्य अर्थशास्त्री कौटिल्य को भी फॉलो करते हैं। कौटिल्य के अनुसार मनुष्य की आजीविका का अर्थ नाम से पुकारते हैं। अर्थ का मतलब धरती को भी अर्थ कहते हैं और धरती को भी अर्थ कहते हैं और उसको संबोधित भी अर्थ के रूप में किया है। इसका मतलब भूमि को ग्रहण करना, उसकी सुरक्षा करने वाले साधन की विवेचना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। जिस भूमि में हम रहते हैं उसको कैसे उसकी सुरक्षा करते हैं और उसको ग्रहण करते हैं, इसका वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है। इसमें अलग अलग शास्त्रियों के अपने अपने विचार हैं। उन्होंने अलग अलग शब्दों को, अलग अलग वाक्यों को यूज करके और अलग अलग विषयों पर वर्णन किया है। सबसे पहले उन्होंने टैक्स के ऊपर लिया है कि टैक्स का निर्धारण हम किस हिसाब से करेंगे, प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, उस प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। सेकंड है उन्होंने लेबर के ऊपर किया है कि हम किसी भी लेबर की सही इक्वल पोजीशन क्या है, हमारे इंडियन लेबर्स की इनकम क्या है, उसके आधार पर भी उन्होंने इसकी विवेचना की है। थर्ड उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड पर जो पशुपालन करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड पर खेती करते हैं, उन सब की भी आय, प्रति व्यक्ति आय निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारे देश में कृषि प्रधान देश है और यहाँ बहुत सारे फार्मर्स खेती करते हैं। तो इंडिविजुअल की इनकम निकालने के लिए उन पर भी रिसर्च करना पड़ता है। फिर फोर्थ ऑप्शन है दास प्रथा, मतलब बहुत सारे ऐसे मजदूर होते हैं बेचारे जो गुलामी की जिंदगी जीते और उनको दास प्रथा के रूप में उनकी आय क्या होती है उसके बारे में भी प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए उन पर भी क्योंकि इन सब पे जब तक रिसर्च नहीं होगा, ठीक से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाएगा, सही इक्वल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है हमारे देश की उसका ज्ञान हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद व्यापार और उद्योग के आधार पर कि हमारे देश में कौन सी इंडस्ट्रीज कितना प्रॉफिट कमा रही है, उनकी इनकम क्या है, एक्चुअल कंडीशन कोई नहीं बताता है, उसको निकालने के लिए हम अलग अलग। अब इसके बाद हम लेंगे बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज की इनकम क्या होती है उसके आधार, उसको निकालने के लिए भी प्रति व्यक्ति बिजनेस, प्रति व्यक्ति इंडस्ट्रीज की इनकम निकालने के लिए भी उस व्यक्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी, कितना कैपिटल इन लोग को भी। इसके बाद हम लेंगे बिजनेस और इंडस्ट्रीज। बिजनेस और इंडस्ट्रीज की बिजनेस की इनकम निकालने के लिए भी वस्तुओं पर कितना टैक्स लगाया जाता है, किस हिसाब से उन्होंने प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और प्लस उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई, उसके आधार पर इंडस्ट्रीज की इनकम भी निकाली जा सकती है। इसके बाद खानों का मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे खाने अमूल्य खजाने हैं और उनमें बहुत अमूल्य संपत्ति भी है, जैसे हीरे जवाहरात, सोना, लोहा, आयरन वगैरह सब खदानों से ही प्राप्त होता है। उसके मूल्यों को ज्ञात करने के लिए, खदान की आय निकालने के लिए भी उस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम के अलावा अनाथालय है और हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा कैपिटल यूज की जाती है। उसको निकालने के लिए इन सब नियमों को ध्यान में रखकर फिर उसके आधार पर हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या होनी चाहिए वो निकाल सकते हैं। अब इसके इस बात को और आगे बढ़ाने के लिए महतो हुए हैं, थिकर हुए हैं जे.के. महतो, उन्होंने भी अपनी राय दी है। महतो के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता शून्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन और मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करता है, क्योंकि हम जब तक मानवीय व्यवहारों का अध्ययन नहीं करेंगे किसी भी चीज़ पर निष्कर्ष पर नहीं निकल सकता है, क्योंकि इसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, मानवीय आधारों पर ही वो निकाला जाता है। किसी प्रति व्यक्ति की आय निकालने के लिए भी मानवीय आधार पर ही विवेचना की जाती है, तो उसी के आधार पर इकोनॉमिक्स की सही व्यवस्था निकल सकती है। कौटिल्य के अनुसार मुझे अब हम आपको बेस ऑफ ये मेथड्स ऑफ, अभी हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा इंडियन थिकर के बारे में, अब पार्ट 2 वेस्टर्न थिकर के बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न थिकर का क्या रहा है, इसके पाश्चात्य सभ्यता या पाश्चात्य लोगों के
विचारक लोगों की क्या राय है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनके अनुसार एडम स्मिथ ने कहा है कि धन ही विज्ञान है, धन नहीं होगा तो विज्ञान नहीं होगा, और क्योंकि धन के बिना कोई भी बिजनेस या वेल्थ को साइंस नहीं कह सकते, वेल्थ ऑफ साइंस उन्होंने कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा वेलफेयर इकोनॉमिक्स, वेलफेयर को भी यूज़ किया है। प्लस फर्स्ट ऑप्शन है धन संबंधी परिभाषा, मतलब वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस। उन्होंने कहा है कि जब हमारे देश की कितनी वेल्थ या संपत्ति है उसके आधार पर उसके रिलेटेड जितनी भी संपत्ति है उसके आधार पर हम प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल हमको पता चल जाएगा हमारे यहाँ कितनी आय संपत्ति है और उसके आधार पर हम प्रति व्यक्ति आय निकालना हमको बहुत सरल हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है वेलफेयर रिलेशन डेफिनेशंस। वेलफेयर रिलेशन डेफिनेशंस में उन्होंने बताया है कि जो वेलफेयर से संबंधित चीज़ें होती है उसकी भी अलग एक आय होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सोशल संस्थाएं चल रही है वेलफेयर की जहाँ पर लोग फ्री सेवा तो दे रहे हैं, साथ में कुछ आय भी प्राप्त करते हैं। कई कुटीर उद्योग चलते हैं, कई धन संपत्ति चीज़ें चलती हैं और उसके आधार पर वो आय भी प्राप्त करते हैं। वेलफेयर संबंधी रिलेटेड डेफिनेशंस हो गई। थर्ड ऑप्शन है सिक्योरिटी रिलेटेड डेफिनेशन। सिक्योरिटी रिलेटेड डेफिनेशन का मतलब है सुरक्षा से संबंधित जो भी हमारी व्यवस्था की गई है या जो भी हमें बताया गया है उससे वेलफेयर रिलेटेड संबंधित परिभाषा दी गई है। इसके बाद ग्रोथ रिलेटेड डेफिनेशंस, तो हमारा देश कैसे ग्रोथ कर रहा है या डे बाय डे कैसे ग्रोथ कर रहा है, उसकी सही एक्चुअल ग्रोथ क्या है उसके आधार पर तो उन्होंने 4 भागों में बांट दिया है और 4 भागों में अलग अलग रिसर्च करके और फिर जो कंक्लूजन पे पहुँचे उसके आधार पर हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन किया है। तो हमारे जो वेस्टर्न टीका है उन्होंने बहुत अच्छे से इस बारे में डिटेल दिया है, लेकिन इतना सब निकालने के बाद निष्कर्ष, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे टीचर हैं जो इन बातों से भी सहमत नहीं है। उन्होंने कहा अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, किसी ने कहा कि धन के अध्ययन करने का विज्ञान है, किसी ने कहा कि यह विषय सामग्री का अध्ययन है। लेकिन आज भी कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में अगर 6 डेफिनेशंस बताने वाले हैं तो उसके जब रिजल्ट्स निकाले जाते हैं तो 7 आते हैं। कभी भी सबका एक मत नहीं होता, सबके अपने अपने अलग अलग व्यूज़ होते हैं, क्योंकि सब व्यक्ति की अपने सोचने की शक्ति अलग होती है और उनके व्यूज़ भी अलग होते हैं। तो आज भी बहुत उनके विचारों में समाजिकता नहीं है और वो अपने अपने विचारों में तालमेल भी नहीं रखते और इसलिए एक दूसरे के उन्होंने बहुत बोलना चाहिए आलोचनाएँ की और आलोचनाओं में उन्होंने सबसे पहले कहा कि धन को आवश्यकता से अधिक बल दिया गया। इसमें फर्स्ट प्रिपरेशन उन्होंने जो की है वो सिर्फ धन पर की है, तो ये सही व्यक्ति आय नहीं, क्योंकि हम व्यक्तियों पर आय निकाल रहे हैं तो व्यक्तियों को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, पर उन्होंने सबसे अधिक धन को आवश्यकता दी है कि मोर प्रॉब्लम्स मनी प्रॉब्लम्स। यस, इसके बाद सेकेंड है धन को संकुचित अर्थ में प्रयोग किया, यूज ऑफ वेल्थ इन नैरो मीन्स। नैरो मीन्स कहा उन्होंने धन को मतलब छोटा, किसी व्यक्ति ने तो धन को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर डिटेल्स में वर्णन किया है और किसी व्यक्ति ने धन को संकुचित कहा, छोटे रूप में कहा। उन्होंने कहा कि जो सेवाएं दी जाती है वो डॉक्टर की हो, शिक्षक की हो, वकील हो, गायक हो, नर्स हो, ये लोगों की शिक्षा भी वो अलग अलग इनकम होती है, ये इंडिविजुअल की इनकम होती है, देशीय राष्ट्रीय आय की इनकम नहीं होती। जैसे इंडस्ट्री वगैरह की राष्ट्रीय आय में आता है, लेकिन किसी गायक की, डॉक्टर की, वकील की या सिंगर की ये सब इनकम जो होती है इंडिविजुअल की होती है, वो इंडिविजुअल व्यक्ति खुद इस इनकम को रखता है, तो किसी और में डिवाइड नहीं होती। तो उन पर अलग से रिसर्च होना चाहिए और हम इन व्यक्तियों को जब छोड़ देते हैं तो हमारी जो एक्चुअल इनकम है, राष्ट्र की इनकम है, नेशनल इनकम है, वो नहीं निकल पाती। इसके बाद आर्थिक मनुष्य की कल्पना है, इमेजिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में। इमेजिन क्या करता है, जो व्यक्ति इमेजिन करके और फिर उसके आधार पर निकालता है, जैसे हमारे देश में जो भी तरक्की हो रही है उसको इमेजिन करें कि आज से 10 साल बाद और क्या होगी, फिर उसके हिसाब पर राष्ट्रीय आय निकालना, तो उससे हमको प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निकल जाएगी। और सहानुभूति रखता हो जो देश के प्रति भी और आगे वो प्रोग्रेस चाहता हो तो उसकी राष्ट्रीय आय और अलग होगी। साथ में अर्थशास्त्र का संकुचित है, नैरो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब नैरो स्कोप का मतलब है संकुचित या छोटी सोच रखकर फिर उसको धन संबंधी भौतिक वस्तुओं में सम्मिलित किया। भौतिक वस्तुएं जैसे डॉक्टर, वकील आदि अर्थशास्त्रीय संकुचित उसमें आ जाते हैं, मतलब उन्होंने कुछ चीज़ों को डिटेल में न लेकर और नैरो माइंडेड सोच के आधार पर लिया है, जिससे कि राष्ट्रीय आय का सही वर्णन नहीं हो पाता है। उसके बाद वेलफेयर से संबंधित कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी है। कल्याण संबंधी में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो देश के हित के कल्याण के लिए, जैसे धार्मिक संस्थाओं को दिया गया डोनेशंस और धार्मिक संस्थाओं से होने वाली आय वो वेलफेयर चीज़ों में लगा दी जाती है, कल्याण संबंधी संस्थाओं में लगा जाती है, जैसे गरीब बच्चों के लिए या अनाथालयों के लिए, पर वो इनकम भी एक्चुअल इनकम शो नहीं होती है।
क्योंकि जो संस्थाएं होती है वो सही राष्ट्रीय आय हमें नहीं बताती है और जिससे हमारे देश की सही राष्ट्रीय आय नहीं प्राप्त होती है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।